Hello students, I hope you all are doing well. So in the last class we were discussing about retail strategic planning. तो हमने retail strategic planning का पूरा process डिस्कस किया था. आज हम उसी के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं which is retail operations management. तो बेटा retail operations management से हमारा क्या मतलब है? It is the task of managing retailing and logistics. हम किन दो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? रिटेलिंग को मैनेज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर रहे हैं. एंड फाइंडिंग आउट द वेज टू कंट्रोल द कॉस्ट. हम ये क्यों अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं? ताकि हम अपनी लागत को घटाने के रास्ते निकाल पाएँ इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र आइटम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. तो हम बेटा क्या कर रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है उससे कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है रिटेलर. तो इस सामान को पहुंचाने में जो कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम रिटेल ऑपरेशंस की मैनेजमेंट कर रहे हैं. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिटेलर एंड हिज टीम. ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है ये इतना आसान काम नहीं होता. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो जो आपका सबसे बड़ा एसेट है आपके कस्टमर्स, आप उन्हें खो देंगे. और अगर आप अपने कस्टमर्स ही रिटेन नहीं कर पाए तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा. तो अगर हम डिस्कस करें ऑपरेशनल मैनेजमेंट इन रिटेल, तो किन किन चीज़ों की क्या क्या टास्क हैं जो आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे. सबसे पहला है बेटा स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमाइस मैनेजमेंट. आप क्या करेंगे? आप अपने स्टोर का प्रबंधन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और जो आपका परिसर है, जो प्रीमाइस है, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. स्टोर के एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करेंगे? आप मेक श्योर करेंगे कि स्टोर के अंदर क्लीनलीनेस है, साफ़ सफाई है, स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स का स्टॉक है वो पर्याप्त है, जो स्टाफ है, इन्वेंट्री है, एक्सपेंसेस हैं, इनकी प्लानिंग ठीक से की गई है. ऐसा तो नहीं स्टोर में आज पता चलता है कि अगर आपके पास 3 सेल्समैन हैं तो तीनों ही छुट्टी पर हैं, तो इसका मतलब आपने एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं की. आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा रखी है या कम रखी है, ये भी नुकसानदायक है. तो स्टोर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली करना चाहिए. एंड प्रीमाइस की मैनेजमेंट, जो आपका परिसर है, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर प्रीमाइस आपने सेलेक्ट किया हो, क्योंकि जो आपके स्टोर का परिसर है वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वही दिखेगा. तो यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रॉपर प्रीमाइस. फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टोर के कितने घंटे काम किया जाएगा. स्टोर 9 से 5 ऑपरेट होगा या 9 से 9 ऑपरेट होगा. फिर स्टोर की सिक्योरिटी मैनेज की जाएगी कि स्टोर के अंदर सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या कर रखा है. लॉक एंड की सिस्टम है, आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है, ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था टारगेट मार्केट यानी वो मार्केट जो आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने एफर्ट्स इनको लेकर करेंगे. आपके जितने एफर्ट्स इन हैं वो आप इन्हें टारगेट करेंगे. तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा टारगेट मार्केट, जो एक तरह से जिनकी एक जैसी ज़रूरतें होती हैं, एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, एक जैसी ब्रांड्स इनको पसंद होती हैं. ये कौन है? आपकी टारगेट मार्केट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टारगेट मार्केट का जो सिलेक्शन है, जो चयन है, वो प्रॉपरली करें. क्योंकि अगर आपने अपनी टारगेट मार्केट ही गलत चुन ली तो उसके बाद उसको लेकर जितने एफर्ट्स किए जाएंगे वो तो सारे ही वेस्ट हो जाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेलेक्ट अ टारगेट मार्केट प्रॉपरली. इसके बाद है बेटा इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक. एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ आउटलुक ऑफ द स्टोर. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज कर रहे हैं? हम अपना स्टॉक मैनेज कर रहे हैं. आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो स्टॉक है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं. क्योंकि अगर आपके पास जो स्टॉक है वो ज़्यादा पड़ा है तो इसका मतलब वो आइडल पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, उसको आपको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, हो सकता है वो ख़राब हो जाए. और अगर आपका स्टॉक जो है वो कम पड़ा है तो भी अगर किसी कस्टमर को चाहिए और आप नहीं दे पा रहे तो आपको लॉस हो जाएगा. तो आपको अपने स्टॉक की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. इसीलिए रिटेलर को पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी पड़ी है स्टॉक स्टोर में, कितने की हमें और ज़रूरत है.
और डिस्प्ले मैनेजमेंट मतलब आपके स्टोर का क्या लुक आ रहा है, क्या आउटलुक है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपके स्टोर के अंदर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सारी चीज़ें ऐसे शेल्फ्स में रखी हैं, सिमिलर चीज़ें एक दूसरे के पास रखी हैं। ऐसा तो नहीं कस्टमर कोई चीज़ ढूंढने आए और आपको ही ना मिले, कोई चीज़ खरीदने आया है कस्टमर और वो चीज़ आप ही को ढूंढने पर नहीं मिल रही है। तो आपका जो स्टोर है उसका डिस्प्ले भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद है बेटा मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स। मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स का मतलब कि जो आपका रिटेलर है वो अपने देनदारों से वसूली भी करेगा बेटा। तो उस रिसीट की मैनेजमेंट की, आपने अगर कोई गुड्स सेल किए तो उन सोल्ड गुड्स की पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी। तो आप उस पेमेंट को किस मेथड से, किस मैनर से रिसीव करेंगे, इसे हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स। बेटा दोनों ही मेथड्स हैं। आप कैश बेसिस पर भी जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और आप क्रेडिट उधार बेसिस पर भी रिसीव कर सकते हैं। आजकल तो जो स्मॉल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो उधार से ही सिस्टम चलता है, उनकी कॉपी बनती है और जैसे भाई महीना पूरा होता है वो पेमेंट कर जाते हैं। तो आपके पास कैश क्रेडिट बेसिस है। अगर कुछ रिटेलर्स तो आज के टाइम पर तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स भी अडॉप्ट करने लग गए हैं, डेबिट कार्ड्स, पेटीएम्स, गूगल पेज ये भी लेते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, कोई त्यौहार का सीज़न चल रहा है, उस टाइम पर बहुत सारे रिटेलर्स जैसे 0% फाइनेंस पर भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं वो 0% फाइनेंस पर भी मिलते हैं। तो आप अपनी रिसीट्स को कैसे मैनेज करेंगे, जो आपको पैसा मिलेगा वो किस तरीके से, किस मैनर से आप कलेक्ट करना चाहते हैं, ये है मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स। इसके बाद आता है बेटा कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कब? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। बिफोर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं हम सर्विस, जैसे ही कस्टमर स्टोर के अंदर घुसता है आप उसे हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से स्माइल करके कहते हैं मैम क्या देखना है, सर क्या देखना है, उन्हें हेल्प करते हैं चीज़ें ढूंढने में, उन्हें उस स्टोर की सही लोकेशन तक पहुंचाते हैं जहां वो प्रोडक्ट रखा है। आपने बिफोर किया। ड्यूरिंग द परचेज आपने, उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की, बिल बनवाना है, आप उनको बिल में हेल्प करते हैं कि ईजिली बिलिंग हो जाए, उनको ज़्यादा लाइन में ना लगना पड़े, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, ये मेक श्योर करते हैं। एंड आफ्टर, जब उन्होंने परचेज़ कर लिया है प्रोडक्ट, उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, जैसे सपोज़ आपने एसी लिया तो एसी की इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा भेजेंगे वो लोग। आपको कोई आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे आपको किसी चीज़ की सर्विस करवानी है, कोई प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करवानी है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कस्टमर सर्विस आज के टाइम पे बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ कस्टमर से वन टाइम परचेज़ नहीं करवानी है, बल्कि आपको कस्टमर्स को रिटेन करना है अपने बिजनेस के अंदर। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का क्या एम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करें, अब कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं बेटा, एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, और भी बहुत मेथड्स हो सकते हैं जिससे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाए। एंड द लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। आपको पता है कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता, तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको कई तरीके के फैसले लेने होते हैं। आपने पढ़े होंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सबसे पहले है हमारे ऑपरेटिंग डिसीजंस। हमारे ऑपरेटिंग डिसीजंस से हमारा मतलब है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में डिसीजंस लेने होते हैं। ये रूटीन डिसीजंस है बेटा, कोई भी ले सकता है, कि रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनके बारे में फ़ैसले। फिर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये बड़े डिसीजंस हैं और ये दोबारा नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं किए जा सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। जैसे आपने किसी लैंड में इन्वेस्ट करना है, कहीं नई जगह पर अपना स्टोर खोलना है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है, ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं। एंड द लास्ट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंस का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे? अगर आपको कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है तो उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, कितना आपने उधार पे अपनी कैपिटल रेज की है, कितनी कैपिटल आपने अपनी खुद की लगाई है, कितने परसेंटेज आपने लोन लिया है, ये सारे डिसीजंस आ जाते हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर।
इसके बाद बात करते हैं बेटा टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस। अगर आपको याद हो तो हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस किया था रिटेल का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम रिटेल का सबसे पहले बिजनेस का विजन और मिशन बनाते हैं और उसके बाद सिचुएशनल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं, एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं और एक कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं। तो अब हम इन एनालिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर? हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि हमारे खुद की क्या स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ और वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का क्या एनालिसिस है, और जो हमारा कंपटीशन है उनकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं, ये सब हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हम सेल्फ एनालिसिस में बात करें तो सेल्फ एनालिसिस में आता है स्वॉट एनालिसिस। आप सबने ये पढ़ा होगा। स्वॉट का मतलब है बेटा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेटा ऐसे लिखा है कि जो ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं ये इंटरनल ओरिजिन से हैं, यानी ये खुद की प्रेजेंट होती हैं, हमारी खुद की हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं ये बाहरी होते हैं, ये एक्सटर्नल ओरिजिन से होते हैं। तो बेटा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल हैं, हर बिजनेस की खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो एक रिटेलर को क्या करना होता है? एक रिटेलर को अपनी सारी स्ट्रेंथ्स, अपनी शक्तियाँ एनालाइज करनी चाहिए ताकि बाहर के एनवायरनमेंट में जितने अवसर हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उनसे बेनिफिट ले सके, और उसे अपनी सारी वीकनेसेस का एनालिसिस करना चाहिए ताकि बाहर के एनवायरनमेंट में जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी खतरे हैं, उनसे वो बच सके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ये मदद करते हैं, लाभदायक हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, और जो हमारे वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं दे आर हार्मफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे हानिकारक हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो बेटा स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया? हम अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स का एनालिसिस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए, और अपनी वीकनेसेस का एनालिसिस करते हैं थ्रेट से बचने के लिए। इसके अंदर हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का एनालिसिस भी करते हैं बेटा जो बिजनेस की इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है, लेकिन हम आज के समय में उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं हैं। तो हम उनका एनालिसिस करते हैं ताकि कल को हम उनका बेनिफिट भी ले सकें। तो इस डायग्राम से मेरे ख्याल से आपको स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एनालिसिस था बेटा हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि एक बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उन फैक्टर्स का एक एक्रोनिम बना है जिसे हम बोलते हैं पेस्टल। तो पेस्टल के अंदर पी क्या है? पी है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं बिजनेसेस को लेकर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री के अंदर, करप्शन, फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी क्या है मार्केट के अंदर, बहुत सारे पॉलिटिकल अगर कोई लॉज चल रहे हैं इकोनॉमी में तो वो क्या हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, जो ऑपोजिशन बैठा है सरकार से अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है उसका क्या रोल है। ऐसा तो नहीं कि जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ बिजनेस के हित में ना हो बल्कि बिजनेस के खिलाफ हों। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से समझनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या कहता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है जिसे हम फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म के अंदर क्या आता है? जहाँ प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा हो। सोशलिज्म के अंदर जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप ज़्यादा हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो। तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है?
हमारी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारी फिस्कल पॉलिसी किस तरीके की है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कैसी हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से समझनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में हम अपने सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने फैक्टर्स हैं उन्हें कंसिडर करते हैं, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो अपने करियर की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हेल्थ कॉन्शियस हैं या नहीं, कल्चरल कोई बैरियर्स तो नहीं है, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, फैमिली सिस्टम क्या है। तो जो सोशल इन्वायरमेंट को अगर एक रिटेलर स्टडी करेगा तो वो अपने प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से केटर कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ बेटा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है एक रिटेलर को। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा बेटा कि मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह की चल रही है, क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, सरकार की क्या पॉलिसी है इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से, अगर आप प्राइस क्या है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने का, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है तो उसे किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारे कहाँ आएंगे, ये सारे आएंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बेटा आपको पता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट किस तरीके का है। तो बेटा इसके अंदर अगर आपने देखा होगा आज के टाइम पर प्लास्टिक की जो पैकिंग है उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है। बड़े बड़े अगर आप स्टोर्स पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी या तो आपको कार्डबोर्ड पैकिंग दी जाती है या पेपर पैकिंग दी जाती है कि जो प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज़ किया जाए। तो हर कंट्री के अलग अलग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है। जो लोग हैं उनकी इन्वायरमेंट को लेकर क्या विचारधारा है, क्या दृष्टिकोण है। अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लोग हैं तो आप जो रिटेलर है अगर वो ज़्यादा प्लास्टिक की कंजम्पशन कर रहा है तो उसका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल चेंजेस, एनजीओज़ की तरफ से आपको कोई प्रेशर तो नहीं है कि इन्वायरमेंट को लेकर आप अब सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन दीजिए। ये सारे फैक्टर्स स्टडी करने हैं। और लास्ट है लीगल फैक्टर्स, जो लीगल इन्वायरमेंट है बेटा कि कंट्री के अंदर क्या लॉज, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस हैं जो बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। अगर रिटेलर को इन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो कैसे मेक श्योर करेगा कि उन्हें कंप्लाई करे, कैसे मेक श्योर करेगा कि वो जो है फॉलो करे। तो इसीलिए जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है इसके बारे में भी आपको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए और कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। अब बेटा ये जो पेस्टल एनालिसिस है ना, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस है। तो हर कंट्री का इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो इसीलिए ये पेस्टल एनालिसिस भी हर कंट्री के लिए अलग अलग होगा। एंड द लास्ट इज पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। ये क्या कहता है बेटा, पॉटर ने ना 5 फोर्सेस दिखाई हैं। ये मॉडल ये डिसाइड करता है बेसिकली कि इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन का क्या लेवल है। ये जो पॉटर का मॉडल है ये एक माइकल पॉटर ने दिया था, जिन्होंने कहा कि 5 फोर्सेस हैं बेसिकली जो एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली हमारी फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, यानी राइवलरी की क्या इंटेंसिटी है। बेटा इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कंपटीशन का क्या स्ट्रक्चर है, आपका कंपटीशन का क्या स्ट्रक्चर है, आपके पास नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कितने हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, उन कंपेटिटर्स की क्वालिटीज़ में कोई डिफरेंस है या नहीं, ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं, एग्जिट को लेकर कोई बैरियर्स हैं या नहीं, और स्विचिंग कॉस्ट है या नहीं। स्विचिंग कॉस्ट मतलब अगर आप ए से बी पर स्विच करते हो, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करते हो तो कोई उसकी वजह से आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती भी है या नहीं। बेटा राइवलरी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर इक्वल साइज़ के कंपेटिटर्स होंगे।
अगर एक में स्मॉल साइज़ के ABCDE 5 कंपेटिटर्स हैं तो इन 5 के बीच में राइवलरी तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर एक क्लियर मार्केट लीडर है तो वहाँ राइवलरी या वहाँ प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो कम हो जाती है। फिर डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, क्वालिटी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक जो आपका रिटेलर है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी बाकियों के साथ इतनी राइवलरी नहीं होगी क्योंकि कस्टमर ऑटोमेटिकली इसको प्रेफर करेंगे। फिर अगर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ज़्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि फिर इसका मतलब जो कस्टमर्स हैं वो स्विच कम करेंगे। सेकंड है बेटा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या कहता है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कहते हैं बेटा कि नए अगर कोई एंट्रेंस, नए कोई रिटेलर्स मार्केट में आते हैं, बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो उसका कितना खतरा है। बेटा ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके बैरियर्स टू एंट्री कितने हैं, कि अगर एक रिटेलर मार्केट में एंटर करना चाहता है तो उसको कितने बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो बैरियर्स टू एंट्री है वो न्यू कंपेटिटर्स को रोक देते हैं मार्केट के अंदर आने में। क्या क्या बैरियर्स टू एंट्री हो सकते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो ही आप पैसा आपकी कॉस्ट कम होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अगर आपको हम रिटेलर बनना है तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, पहले ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है तो आप नहीं एंटर कर पाएंगे। स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो कस्टमर जो है वो स्विच नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, सरकार की पॉलिसीज़ ही अप्रिशिएट नहीं करती, सरकार की पॉलिसीज़ ही अलाउ नहीं करती नई एंट्री को। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है FDI। अगर कोई फॉरेन जो कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, एंटर करना चाहती है तो वो कम्प्लीटली एंटर नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है जहाँ उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही अलाउड है ये। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा है, सपोज स्टोर की लोकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर सप्लाई चेन को सेटअप करने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है तो भी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये कहता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स तब कम हो जाएगा अगर बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा हैं, अगर इकोनॉमीज़ टू स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ती है, अगर ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपका जो थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का वो कम हो जाएगा। इसके बाद है बेटा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स क्या मतलब है कि क्या आप रिटेलर जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है क्या उस प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में आ गया है। जनरली एक प्रोडक्ट की डिमांड कब घटती है? जब या तो कोई बेटर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट आ गया है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो सेम प्राइस पे है, या सेम परफॉर्मिंग जो प्रोडक्ट है वो आपको लोअर प्राइस पर मिल रहा है, या आप ब्रांड लॉयल्टी घट गई है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तो लिवाइस की ही जीन्स पहनूंगी, अगर कोई और कंपनी की जीन्स मुझे ठीक लग रही है, सस्ती लग रही है तो मैं उस पर शिफ्ट कर जाऊंगी। कोई नए ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, नए प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, अब हम उन पर शिफ्ट हो गए हैं, स्विचिंग कॉस्ट जो हैं वो घट गई हैं तो सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद है बेटा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग सप्लायर्स रिटेलिंग के अंदर कौन है बेटा? या तो आपके होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर सप्लायर हो सकते हैं, या ऐसे लोग भी सप्लायर हो सकते हैं जो आप सेल करना चाहते हैं उसका कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना चाहें। तो यहाँ पर सप्लायर वो नहीं है जो इनपुट्स देते हैं, पुर्जे प्रोवाइड करते हैं, रादर जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स ही दे रहे हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की अगर बात करें तो कैसे पता चलेगी बेटा? सबसे पहले नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर्स। अगर बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं तो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सप्लायर ए ने अपना रेट बढ़ा लिया तो मैं सप्लायर बी के पास चली जाऊंगी, सप्लायर सी के पास चली जाऊंगी। तो नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर घट गई। यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर्स प्रोडक्ट, अगर जो सप्लायर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो अनोखी है, यूनिक है, अलग है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर कंपनी की एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट घट गई है कि मैं अब इसके प्रोडक्ट के बिना, इस सप्लायर के प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चला पाऊंगी, तो इसका यही मतलब है कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बढ़ गई है। तो अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो यानी वो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी एंटर करने के लिए। क्यों?
अगर कोई एंटर करना चाह रहा है, कोई रिटेलर एंटर करना चाह रहा है और उसको पता है यार यहाँ तो सप्लायर का राज चलता है, तो वो एंटर नहीं करना चाहेगा। तो सप्लायर इसीलिए अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो इंडस्ट्री उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती। और लास्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि जो बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। बेटा अगर बहुत सारे बायर्स हैं और हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं लेकिन कम बायर्स हैं, तो यानी बायर्स के पास पावर है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम बायर्स हैं, ये भी सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन हमारे सामान खरीदेगा, कौन हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाएगा। तो अगर हमारे बायर्स कम हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। कम है लेकिन बहुत हैवी ऑर्डर करते हैं, यानी बायर्स तो 10 ही हैं लेकिन वो 10-10 लाख का सामान खरीदते हैं, तो इसके यानी जो हमारे बायर्स हैं उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो अगर बायर्स की पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिटेलर की पावर कम हो जाएगी उसके अंदर। तो ये थे हमारे जो मेन फोर्सेस हैं जो एक कंपटीशन, एक इकोनॉमी के अंदर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद है बेटा आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। मैंने आपसे वही डिस्कस किया था कि जो हमारा रिटेल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस था, इसका जो थर्ड पॉइंट था दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों को हमें आइडेंटिफाई करना था। तो इन विकल्पों को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है एनसॉफ्स मैट्रिक्स। तो बेटा एनसॉफ्स मैट्रिक्स हमें क्या देता है, ये बेसिकली एक टूल है जो हमें स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इस फोटो के अंदर देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो चीज़ें हैं बेटा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर है प्रोडक्ट्स और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर है मार्केट्स। तो अगर हम सबसे पहले ही देखें तो सबसे पहला है हमारा मार्केट पेनिट्रेशन। तो यहाँ प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करके एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही। इस स्ट्रैटेजी के अंदर रिटेलर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। रिटेलर बेटा अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दे। अगर ज़्यादा कस्टमर्स उससे वही सामान खरीदेंगे उसी मार्केट में तो ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगी। या आप क्वांटिटी बढ़ा दें जो हर कस्टमर खरीदता है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं बास्केट साइज़। तो आपने बास्केट साइज़ बढ़ा दिया, यानी जितना अगर एक कस्टमर 2 टूथपेस्ट लेता था तो वो 4 टूथपेस्ट लेना शुरू कर दे। और तीसरा क्या ऑप्शन है कि आप परचेज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, कि कितनी दफ़ा कितनी बार वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। कई बार आपने देखा होगा ये पिज़्ज़ा वाले या बहुत सारे शॉप्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि आज आपने सामान खरीद लिया, कूपन ले जाओ, अगर आप 1 हफ्ते में कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या है कि आप बार बार सामान खरीदें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मेथड है। एक चीज़ इसके अंदर पेनिट्रेशन के अंदर आती है बेटा जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। पेनिट्रेशन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग से हमारा क्या मतलब है, इसके अंदर बेटा एक डिपार्टमेंट का सेल्स पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करता है। कैसे? सपोज़ एक सेल्समैन है, आप एक शर्ट और पैंट देखने आए हो, ठीक है, आप ट्राउज़र्स और शर्ट देखने आए हो, तो एक सेल्समैन ने आपको शर्ट और पैंट दिखा दी और आपको पसंद आ गई, आप खरीद रहे हो। इसी के साथ वो सेल्समैन कहता है जी इसके साथ आप एक परफ्यूम भी ले लीजिए, आपका पूरा एक वो रेडी हो जाएगा, जब आप ये कपड़े पहनेंगे तो इसके साथ आप ये मेंस परफ्यूम यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो डिपार्टमेंट तो आपका कौन सा था? क्लोथिंग का। क्लोथिंग का जो सेल्स पर्सन है उसने अपना तो सामान बेचा ही, साथ में वो दूसरे डिपार्टमेंट का, परफ्यूम डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट भी आपको बेच रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। ये मार्केट पेनिट्रेशन का एक अच्छा मेथड है। दूसरा है बेटा मार्केट डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ देखें तो प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग और मार्केट है न्यू, यानी हमने क्या किया, इसके अंदर रिटेलर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नई मार्केट्स के अंदर बेचने की कोशिश करता है। इसे हम जोग्राफिकल
एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्यों? आप न्यू जोग्राफिकल एरियाज में अपना सेम प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स पहले सिर्फ यूएस में आया था, अब वो यूएस के बाद अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में भी ले आया और बाकी सारी अलग अलग कंट्रीज़ में भी ले आया। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। नए रिटेल स्टोर्स जो हैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर, आपने नए नए स्टोर्स खोल लिए। पहले आप सिर्फ, जैसे कुछ स्टोर्स हैं जो सिर्फ गुड़गांव में थे, रिलायंस ट्रेंड्स है, अब वो यहाँ पर भी आ गया है। अलग अलग ब्रांड्स के जो आउटलेट्स हैं वो अब हिसार में भी आ गए हैं। तो आप सेम ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लेकिन नई मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। इसके बाद है बेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर दिया जा रहा है। तो रिटेलर अपने नए प्रोडक्ट को या नई सर्विस को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही सेल करना चाहता है। तो यानी एक स्टोर खोल रखा है आपने, उसी स्टोर के अंदर आप अपना एक सेपरेट काउंटर लगा लेते हैं नए प्रोडक्ट्स का। कई बार आपने देखा होगा कॉस्मेटिक की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर होगा जिस पे परफ्यूम्स रखे होंगे, तो वो आपको कह देंगे कि मैम आप ये और ट्राई करके देखिए। या एक छोटा सा काउंटर होगा जिस पे कोई और अलग तरह का प्रोडक्ट रखा होगा। तो इन्होंने क्या किया, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया। एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट के अंदर उन्होंने एक केमिस्ट की शॉप भी खोल दी। तो यानी आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट थी सुपरमार्केट, लेकिन इसके अंदर आप अपना एक न्यू प्रोडक्ट, फार्मेसी का प्रोडक्ट ले आए। और लास्ट है बेटा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है। तो इसके अंदर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ग्रोइंग इनटू न्यू मार्केट्स विद न्यू प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नई है। तो डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड आइटम्स की भी हो सकती है और अनरिलेटेड आइटम्स की भी हो सकती है। रिलेटेड आइटम्स की किस तरीके से हो सकती है, आप क्लोथिंग के अंदर थे, ठीक है, आपने स्पोर्ट्स के कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए, रिलेटेड आइटम्स हो गए, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन अनरिलेटेड आइटम्स के अंदर भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है रिलायंस। रिलायंस बहुत सारे जगह पर घुस गया है। रिलायंस फ्रेश आपको ग्रॉसरीज एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेगा। रिलायंस जूल्स आपको ज्वेलरी प्रोवाइड करेगा। रिलायंस ट्रेंड्स आपको कपड़े भी प्रोवाइड करेगा, शूज़ भी प्रोवाइड करेगा। तो ये कैसे हो गए, ये अनरिलेटेड आइटम्स के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर गए। अब तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपेंशन की जा सकती है। तो ये था हमारा एंसॉफ्स मैट्रिक्स, जो हमें क्या दिखाता है, हमें अलग अलग विकल्प दिखाता है कि आप अपने प्रोडक्ट और मार्केट का कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड माय लेक्चर। वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। इस चैप्टर के लिए हमने ये रेफरेंसेस यूज़ की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।